मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें देखो, कल आपको बताया गया था, मतलब लास्ट वीडियो में आपको ये बताया गया k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर ये k क्या था, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, इतना आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट बनता है, वो ये कि जैसे माध्यम की जो वैद्युशीलता है, आप इसकी एक डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हो। ऐसे बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी देखो गौर से देखो, ये क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युशीलता, तो परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, एवं एप्सिलॉन क्या है, निर्वात या बोल सकते हो आप इसे वायु, निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता का अनुपाती तो है ये। गौर से देखो, ये क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता और ये निर्वात की वैद्युशीलता, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलोगे आप, के, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो ये है कि इसकी यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, जो इंटर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन फिर भी तैयार कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ओके, चलो एक नोट पॉइंट और देखते हैं। कोई एक कूलम बराबर 10 टू द पावर -1, या आप इसे 1/10 भी लिख सकते हो, EMU बराबर 3 × 10 टू द पावर 9 ESE होता है। ठीक है ना, ये रिलेशन आपसे एक मार्क्स से डायरेक्टली पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इसे भी याद रखिएगा, या क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक नोट पॉइंट और देखते हैं। जैसे दो आवेश हैं, सपोज दैट एक Q1 और दूसरा Q2, और उनके बीच की दूरी r है, उनके बीच की दूरी क्या है, r। एक कंडीशन तो मैंने ये ली कि वो किसी माध्यम में रखे हुए हैं, किसमें रखे हैं, किसी माध्यम में। ठीक है ना, किसी माध्यम में रखे जिसका परावैद्युतांक मैंने मान लिया कितना है, k, इसे हम स्मॉल k लिख सकते हैं, परावैद्युतांक कितना है, स्मॉल k। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको कि कुछ पब्लिकेशंस की बुक में इसे कहीं, जो मैं स्मॉल k बोल रहा हूँ उसको उन्होंने कैपिटल k लिखा है, स्मॉल k को क्या लिखा उन्होंने, कैपिटल k। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा बस, कि जब भी इसे यूज कर रहे हो फॉर्मूले को, आप या कैपिटल लिखो या स्मॉल, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कंफर्म कि ये k आप जो लिख रहे हो वो माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है ना, आप उसे सुनो, आप ये जो k है ना, बस क्लियर पता होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है ना, इसे स्मॉल लिखो या कैपिटल, मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस k की जगह पर पाई लिख दो, अपना नाम से सिंबल बना दो, लेकिन थोड़ा सा वो है कि एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, या फिक्स कर दिया उन्होंने किसी के से रिप्रेजेंट करना है, तो के स्मॉल के या कैपिटल के आपको थोड़ा कंफ्यूज करे तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने एग्जाम में इसी बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर कहीं पर भी के को वो लिखता है, के स्मॉल हो या कैपिटल, वो कुछ भी लिखेगा तो बताएगा कि वो माध्यम का परावैद्युतांक है या फिर वो 1/4πε0, क्योंकि मैंने एक जगह के को 1/4πε0 भी लिखा है, कितना लिखा है, लेकिन वहां पर मैंने कैपिटल के लिखा था, उसे याद हो तो आपको, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है वो ये कि वो वास्तव में वहां वो चीज है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। चलो देखते हैं, एक और पॉइंट देखना था मैं, ये जैसे माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मैंने मान लिया जैसे कि एक आवेश Q1 दूसरा Q2 है, उनके बीच की दूरी r है, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे जिसका परावैद्युतांक k है, तब ये लगने वाला बल m का मतलब क्या है, ये मीडियम से लिया गया है। ठीक है ना, 1/4πε0 k Q1 Q2 r², मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अच्छा, अगर वो निर्वात अथवा वायु में रखे हो, मैंने मान लेता हूँ दूरी सेम है, आवेश Q1 है और दूसरा क्या है, Q2, और मैंने उनकी दूरी को चेंज नहीं किया, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं किया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 1, मैं क्या मान ले रहा हूँ उसे, एयर। ठीक है ना, या निर्वात वैक्यूम भी बोल सकता हूँ, निर्वात अथवा वायु लिखा है उसमें। ठीक है ना, तो k की वैल्यू 1 होती है उसके लिए, तो जब यहाँ पे k रखोगे 1, तो ये तो 1 तो लिखते नहीं हम। अच्छा, और m के क्या हो जाएगा, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को। ठीक है,
तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, अब इन दोनों में एक संबंध निकाल के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया, ठीक है ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पे क्या होगा, FM, ये FM और ये FE इधर का इधर भाग देते हैं, और ये वाले पार्ट दोनों मैंने इधर लिखे, जिससे देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/k, कितना बचेगा 1/k। अगर आप इस k का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसके का इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये FA की वैल्यू निकल करके आएगी, k का इधर मल्टीप्लाई करने पर F इज टू k इंटू FM। समझ पा रहे हैं ना, k का इधर मल्टीप्लाई किया है तो F इज कितना है, k इंटू FM, या आप यहाँ से k निकालोगे तो कितना आएगा FA अपॉन FM, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है, ओके। अच्छा, एक और बात, आप चाहो तो यहाँ से k की एक और परिभाषा बना सकते हो, ठीक है ना। k को मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है, यहाँ स्मॉल है, तो आप इस k को यहाँ पर भी स्मॉल बना लेते हो। हाँ, क्या आएगी वो, दोनों किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी निश्चित रखते हुए उन दोनों आवेशों के मध्य वायु में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप, सिंपल कंसेप्ट एकदम। चलो, तो ये बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, ये पॉइंट पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस पॉइंट से आप उस पॉइंट को अगर लैंग्वेज में कहीं पूछा जाता है तो आप उसे बना सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट टॉपिक, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। तो एक बार देख लें, इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसे तैयार ना भी करें तो चलेगा, लास्ट टाइम में मत पढ़ना, फिलहाल पढ़ लो। लेकिन देखो, जैसे मैंने क्या किया, जैसे ये आप समझते हो कि ये बाई एच और ये एक्स एच, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये मूल बिंदु, इन दोनों का डाल बिंदु क्या होता है, जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है मूल बिंदु, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया जैसे कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2, जिनके बीच की दूरी कितनी है R, ठीक है। और इनकी जो स्थिति सदिश है, मतलब मूल बिंदु से इस आवेश Q1 की दूरी ये R1 है और ये कितनी है R2, मतलब आप इन्हें वेक्टर बोल सकते हो, ये वेक्टर R1 है और ये वेक्टर R2, ठीक है। चलो, तो इस बात को मैंने लैंग्वेज में लिखा भी, मुझे माना कि निर्देशांक निकाय का मूल बिंदु वो है तथा Q1 व Q2 निर्वात में रखे हैं, Q1 व Q2 निर्वात में रखे हैं, जिनके स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर क्रमशः R1 व R2 है, देखो जैसे ये R1 और ये R2 है। अच्छा, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल r। उससे पहले कुछ बातें यहाँ लैंग्वेज में नहीं लिखी गई, शॉर्ट करने के चक्कर में आप उसे थोड़ा सा समझ लें। देखो, वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, वेक्टर की कंडीशन होती है इनिशियल पॉइंट से, जहां से हम चल रहे हैं, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे पॉइंट ए से आप चले और एक कोई पॉइंट है बी, जहाँ पॉइंट बी तक, तो उसकी डायरेक्शन उसी होती है ए से बी तक, कुछ ये। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे इनिशियल बोल दूँ और इसे फाइनल बोल दूँ, तो डायरेक्शन क्या होगी 1 से 2 की ओर। ये 1 और 2 हम कहाँ से ले रहे हैं, जैसे Q1 और ये Q2 लिखा है इसीलिए। तो एक बार डायरेक्शन क्या है कि अगर इधर से इधर चला तो 1 से 2, और इधर से इधर चला तो क्या है डायरेक्शन 2 से 1, क्योंकि यहाँ पे आवेश 2 मतलब Q2 और यहाँ पर क्या है Q1। तो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर देखो दो वेक्टर पॉसिबल होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। देखो, अगर मैं जैसे इधर से लिखा मैंने इसको, यहाँ पर ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए मान लिया और फाइनल पॉइंट बी, तो इसको लिखा जाएगा ए बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसी वेक्टर को मैं अगर यो कर दूंगा इस तरह से, तो जैसे पॉइंट तो ए रहेगा, बी यहीं पर रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बी ए वेक्टर। अब देखो, जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर, तो इन दोनों में किसका अंतर आता है, सिर्फ नेगेटिव साइन का। इसका मतलब जो ए बी होता है, ए बी वेक्टर बराबर कितने को होता है माइनस के बी ए के, माइनस कितना बी ए, क्योंकि ए बी और बी ए इन दोनों में किसका डिफरेंस है, बस डायरेक्शन का। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, बस इसी का यूज हुआ है इसमें। बाकी मैंने इसको इतना सॉल्व किया है बुक का कॉपी ना करते हुए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाता त्रिभुज के सदिश योग का नियम,
तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। समझाऊंगा उस लाइन को, एक लाइन जो यहाँ पर छुपी हुई है इसमें लिखी नहीं है मैंने, बाद में समझेंगे उसे। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है। देखो मैंने आपको बताया था कल मतलब लास्ट क्लास में कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसे समझना है और इसको, इस पॉइंट को। उससे पहले एक और अच्छी बात जो है वो ये समझनी है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन लॉ के बारे में बात करें, थर्ड लॉ जो होता है, जितना बल हम लगाते हैं किसी भी वस्तु पर, वो वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में हम पर आरोपित करती है, यही तो होता है। तो यहाँ पर भी वही लॉ निकल करके आता है बाद में, लेकिन उससे पहले एक चीज समझें, उससे पहले एक चीज समझें, वो ये है कि देखो जैसे आवेश Q1 Q2 पर जितना बल लगाता है, जैसे आवेश Q1 Q2 पर जितना बल लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाता है, जो यहाँ से प्रूफ हुआ है। आप देख सकते हो इसे, देखो जैसे Q1 Q2 पर जितना बल लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाता है। ये पॉइंट आपको वैसे याद भी रखना है, ठीक है, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे Q1 ने Q2 पर लगाया बल, Q1 ने किस पर लगाया, Q2 पर, तो उस बल को मैंने बोला यहाँ पर F21, जो 2 पर आरोपित किया जा रहा है, जो आगे लिखा है ना उस पर आरोपित किया जा रहा है, मतलब Q2 पर, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, मतलब F21 क्या है, ये Q2 पर लगने वाला बल है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल, कितना लिखा है, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो लास्ट क्लास से आ गया, बस इस पॉइंट को समझना थोड़ा 1 से 2, क्योंकि देखो हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, Q1 से Q2, इसीलिए यहाँ पर क्या लिया 1 2। r कैप किसको बताता है, ये डायरेक्शन को शो करता है, किसको बताता है, डायरेक्शन को। अच्छा आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल, अब जो Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, इसको क्या बोला गया है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा Q1 पर, जो कि F12 कितना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। देखो यहाँ Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, r कैप 21 लिखा जाएगा, क्योंकि Q2 से Q1 है, 2 से 1। अच्छा देखो सुनो, क्योंकि एक बल की डायरेक्शन उधर है और दूसरे बल की डायरेक्शन इधर है, अगर मैं सदिश रूप में लिखने की बात करूंगा तो उनकी दिशा को ही तो लिखूंगा, मतलब क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसीलिए बल एक सदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पर r12 लिखा है और ये r21, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, वहां पर आप देख सकते हो डायग्राम से, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो आपको ये पॉइंट अभी जैसे मैंने बताया ए बी वेक्टर कितना होता है, माइनस के भी होता है, तो उसी के आधार पर यहाँ से जो r₂1 है, r₂1 ये जो है ये कितने के इक्वल होगा भाई, डिस्टेंस तो आ रही है उनके बीच की, दोनों जगह वही आनी है, ये जो r₂1 है कितना होगा, -r₁2, मतलब इसको अगर आगे पीछे कर देता हूँ तो माइनस ही तो आ जाता है। आप गौर से देखो ए और बी में क्या हुआ था, जब बी को मैं आगे लेके आया था तो माइनस आ गया था, ठीक ऐसे ही जब मैं इस एक को आगे लाऊंगा, दो को पीछे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में वैसे हालांकि मैंने यहाँ पर वेक्टर लगाया हुआ है, वेक्टर भी लगा सकते हैं, और उसको जो मैंने कैप की फॉर्म में लिखा है, कैप किसको बताता है, सिर्फ डायरेक्शन को, फिलहाल मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूज किया गया है, मैंने यूज किया है, कर सकते हो आप ऐसे r कैप इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन मॉड r से, मतलब ये वाला फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा अभी से, r कैप इक्वल्स कितना होता है, r वेक्टर अपॉन मॉड r, ठीक है ना, इसका यूज करके बाद में दिखाऊंगा, क्या फिलहाल आप इसे समझो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बस एक माइनस के अंदर टू को जैसे पीछे ले गया तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो देखो इस r₂1 की जगह पर, इसकी जगह पर मैंने रख दिया इसको -r₁2, इस माइनस को निकाला मैंने यहाँ से बाहर, और इसको और से देखो ये वाला जो पार्ट है इतना, समीकरण 1 से ये कितना, समीकरण 1 से ये वाली जो वैल्यू है ये कितने के इक्वल है, F21 के, तो मैंने इसकी यहाँ पे क्या रख दिया F21, बस इसके यहाँ पे F21 रख दिया, कितना हो जाएगा 1, मतलब F12, मतलब F वेक्टर बोल सकते हो, F वेक्टर 12 इक्वल्स टू माइनस F वेक्टर 21, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। देखो इन दोनों में, ये दोनों बल आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर। देखो एक बल आवेश 1 के कारण 2 पर आरोपित किया गया और दूसरा 2 के कारण 1 पर आरोपित किया गया,
ठीक है ना, Q1 Q2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो और उनमें क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइन, बस इतना ही तो होता है। तो यहाँ पर आवेश Q1 Q2 पर जितना बल लगाता है उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाता है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और वो ये है कि जैसे दो भिन्न भिन्न आवेश हैं, आवेशों की वैल्यू नहीं देता है वो, और वो ये बोलता है कि उनके बीच की दूरी भी कुछ है, दूरी के बारे में भी नहीं बताएगा, बताए तो ना बताए तो उसकी मर्जी, बता भी सकता है। ठीक है ना, तो दो आवेश जैसे मैंने बोल दिया Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है, तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल तथा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल बलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब Q1 द्वारा Q2 पर जितना बल लगाया गया वो और Q2 द्वारा Q1 पर जितना बल लगाया गया वो, उन दोनों बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये दोनों बल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, बस डायरेक्शन विपरीत है, अनुपात में नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, तो सीधा हम सीधा क्या बोल देंगे वहां पर 1:1, मतलब जितना बल ये इस पर लगाता है उतना ही बल ये इस पर आरोपित करता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। अच्छा देखो एक चीज, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लें, नोट तो बना ही लेना कम से कम, ठीक है ना। अब भले ही तैयार ना करो लास्ट टाइम में चलेगा, लेकिन हाँ सिलेबस का पार्ट है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो आर की वैल्यू पुट करना। देखो इस ट्रायंगल में बात करते हैं ओ ए और बी, सपोज मैंने इसे नाम दे दिया ओ ए बी। तो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए त्रिभुज ओ ए बी में, देखो सदिश योग का जो नियम है ट्रायंगल में हम लगाते हैं उसके आधार पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं एक फॉर्मूला बना करके दे रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी समझ लें। हम बोलोगे वो लाइन काट दिया, और आप किसी बुक में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने उस लाइन का यूज नहीं किया, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ उसके लिए। देखो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ इनिशियल पॉइंट ओ ए वेक्टर प्लस कितना ए बी वेक्टर और प्लस कितना, ऐसे में अपोजिट आता हूँ तो यहाँ माइनस आ जाता है, अपोजिट आने पर क्या आता है यहाँ पर माइनस, या जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चला फिर यहाँ तक चला, ये बराबर कितने का होगा ओ बी वेक्टर के, कितने के इक्वल होगा ये ओ बी वेक्टर। ठीक है, कैसे, देखो हम यहाँ पर जब वेक्टर के साथ चलते हैं तो वो होता है एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी होगी डेफिनेटली, मतलब एक विस्थापन जो कैसी राशि है सदिश। तो यहाँ से यहाँ तक चलो और फिर यहाँ पहुँचो, तो बिंदु ओ से बी का जो विस्थापन है आपने इधर से चले तो वो आया r1 प्लस r, इस तरह से कुछ आएगा, मतलब ये मतलब ओ ए और ए बी। मैं यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहूँ तो ये भी जा सकता हूँ, तो ये वाला जो विस्थापन कितने बराबर होगा, इतने के ओ बी के, मतलब मैं यहाँ से इधर घूम के नहीं जाकर के यूं भी जा सकता हूँ, ठीक है ना, सदिश राशि के लिए हम कर सकते हैं। तो ये वाला विस्थापन इधर से यहाँ, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है ना, मतलब ओ ए और ए बी इक्वल टू कितना है ओ बी। तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकाल दूंगा तो कितना आएगा ए बी इक्वल टू निकल करके आता है ओ बी माइनस ओ ए बी इक्वल टू कितना, ओ बी कितना है, ओ बी आर वेक्टर है मतलब r2 वेक्टर और ये वे r1 वेक्टर। तो गौर से देखोगे ए बी वेक्टर कितना है, ये ए बी वेक्टर कितना है r वेक्टर, कितना r वेक्टर, ठीक है। तो जो r वेक्टर की वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं किसी वेक्टर का, यहाँ पे वेक्टर लगा सकता हूँ मैं, हम किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वो वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है ना। अदरवाइज ऐसे अगर मैं इसका यूज करता हूँ, देखो तो यहाँ से जो एफ है 1 2 का यूज नहीं करके दिखा रहा हूँ, वैसे फॉर्मूला बनाना है, जैसे 1 2 को 2 1 को मैंने इसे यहाँ से हटा दिया, नॉर्मल लिखा है मैंने यहाँ पर, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आर कैप लिया हुआ है। इन दोनों में से कोई सा भी बल हो सकता है, यहाँ पर मैं दोनों बलों के लिए मान्य हो जाएगा ये फॉर्मूला। सबसे पहली बात ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 2 या 2 1 नहीं लिख रहा हूँ ना अभी। अच्छा तो देखो F इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R वेक्टर का स्क्वायर वो R वेक्टर है कितना R2 माइनस R1, इसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना भाई। देखो मैंने बोला इतना होता है, और ये इसी को हम लिख सकते हैं R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, मतलब इस पर मॉड लगा सकता हूँ यहाँ पे,
ठीक है ना भाई। ये दोनों वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं तो इनके परिमाण भी आपस में बराबर ही होंगे ना। दो सदिश आपस में तभी समान होते हैं जब उनके परिमाण व दिशा दोनों समान हो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। और आर कैप जो होता है, आर कैप ऑल्सो कितना होता है, आर कैप इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, कितना। तो मॉड आर की वैल्यू आप फिर से पुट कर सकते हो ये वाली यहाँ पर। तो जो एफ बनता है वो बनता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन कितना R2 माइनस R1 का इसका स्क्वायर है, और ये आर वेक्टर अपॉन मॉड आर की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, ये कितनी है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो मैं यहाँ सीधा डायग्राम में लिख दे रहा हूँ, ये इसे मिटा करके थोड़ा सा एक लाइन है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड आर का स्क्वायर। हाँ देखो इसका क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू, तो एफ इक्वल्स टू जो आता है वो कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये कितना आर वेक्टर, ठीक है ना। या आप चाहो तो आर वेक्टर को आर वेक्टर रहने तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है ना। चलो ये ऐसा कुछ होता है, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ओके। तो आप सदिश फॉर्म याद रखना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो, क्योंकि आर कैप कितना होता है यहाँ पे लिख देता हूँ आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, वहाँ से ये सब बना। तो सदिश फॉर्म के लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होता है वो देख लेंगे, ओके। नोट कर लो। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कल आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में, मतलब कोई भी आवेश अपने चारों ओर अपने अराउंड क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। मैंने बताया था किसी कोई भी आवेश क्या करता है, मतलब जैसे कोई भी आवेश Q है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाता है, एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे मैं कोई और दूसरा आवेश लेकर के आऊं Q0, इसमें एंटी दूं, इस आवेश Q0 से कहूं कि भाई इधर आ इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो क्या होगा, मैं किसी के घर में जाओगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वो मना करेगा ना। तो इस आवेश Q के कारण इस Q0 पे क्या लगने लग जाएगा, बल लगने लगेगा। तो जैसे मान लो आप इस Q0 को पकड़ करके यहाँ ले आए जबरदस्ती, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक बल, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो E इक्वल्स टू वो है F इक्वल्स F अपॉन Q0, E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। मतलब जैसे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश, जैसे मैं इस Q0 को कितना मान लो, मैंने मान लिया Q0 इक्वल्स टू कितना 1 कूलम। अगर मैं इसे 1 कूलम कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F, E इक्वल्स टू F। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कोई नई चीज नहीं है, वह विद्युत बल ही है। और बल से आप लोग वाकिफ हो, बल क्या होता है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव, उसी तनाव को तो हम बल बोलते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर F अगर ये दोनों सेम कैटेगरी के, मतलब ये प्लस है ये प्लस है, तो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, और जैसे मान लो इसे पकड़ के रखा है तो ये इसमें धक्का लगाएगा बस, क्योंकि इसके साथ जो वस्तु इसे पकड़ रखा है हमने। अच्छा, और अगर ये दोनों में से अगर नेचर डिफरेंट हुई, तो जैसे एक प्लस दूसरा माइनस है, ये माइनस ये प्लस का है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो मैंने Q0 को कितना मान लिया 1, Q0 को 1 मानने पर इक्वल्स टू कितना हो गया F। इसका मतलब यह हुआ कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट इतना ही नहीं लिखना होता, बोर्ड एग्जाम में आपको जो लिखना है वो ये कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, उस बिंदु पर। इसका मतलब है ये जो बल F है, इस बिंदु पर, यहाँ पर हम Q0 पर बात कर रहे हैं, इस पर आपका एक डाउट हो सकता है कि भैया यहाँ पर आप इस Q की बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र है, आवेश क्यों नहीं है। अब ये आवेश से कार्य जनरेट हुआ है,
तो अब सिर्फ एक ही आवेश बचा ना, क्योंकि देखो ये जो क्यू नॉट लिखा हुआ है ना, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्यू नॉट है इसको बोलते हैं हम टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा क्यू नॉट ही लिखा जाता है इसे, ये फिक्स है। ओके, तो मैंने क्या बोला, एकांक आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाती है, मतलब आप एग्जैक्ट पढ़ के देख लीजिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से, स्मॉल ई नहीं है, कैपिटल ई। यानी यहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर किसको बता रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है? एक सदिश। क्यों भाई? देखो जब बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। चलिए, अच्छा, जैसे आगे इसी फॉर्मूले को ठीक तरीके से लिखना है तो लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर लगने वाला बल कितना है? F, आवेश कितना है? Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू होती है F वेक्टर अपॉन Q नॉट। E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे और बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल आप इस तरह रखिए। इसका मात्रा कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का मात्रा कितना? न्यूटन, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। अच्छा, तो ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, देखो विद्युत बल रेखाओं की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर एकांक धनावेश को गतिशील माना जाता है। जैसे या कोई विद्युत क्षेत्र में मान लेता हूं, या कोई विद्युत क्षेत्र है तो मैं इसमें एक काल्पनिक निष्कोण वक्र मैंने खींचा। देखो सबसे मेन चीज क्या है, एक वर्ड आया काल्पनिक। और काल्पनिक का मतलब डेफिनेटली मतलब जो चीज इमेजिनरी है, इसका मतलब जस्ट हमने उसे इमेज किया है, इसका मतलब वो चीज दिखाई नहीं देती है, वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सबसे पहली बात। और निष्कोण वक्र का मतलब है उनका कोण फिक्स नहीं होता है, उनका कोण क्या होगा ये भी फिक्स नहीं है। ओके, चलो, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन भी नहीं बता सकते, हम निष्कोण वक्र ही बोलेंगे उन्हें। अच्छा, तो ये मान लिया सपोज मैंने एक निष्कोण वक्र मान लिया, तो निष्कोण वक्र पर एकांक धनावेश, इसका मतलब है यहाँ पर +1 चार्ज को मूव करता हुआ माना जाता है। ठीक है ना, मतलब इस पर एकांक धनावेश क्या करता है? मूव करता रहता है। किस पर? विद्युत बल रेखाओं पर, उस निष्कोण वक्र पर। सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है? उन्होंने कहा है एवं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ओ माय गॉड, क्या बोला? उनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो कुछ ऐसे निष्कोण वक्र आपने मान लिया, चलो इसे हटा दीजिए, निष्कोण वक्र बना लेते हैं सीधा। ऐसे ये कोई निष्कोण वक्र है, मतलब विद्युत बल रेखा है, तो इसके किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे स्पर्श रेखा है तो ये किसको बताएगी? यहाँ पर इस डायरेक्शन ई को, ठीक है ना, इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है ये वाली स्पर्श रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है ना। अच्छा, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तो मतलब वैद्युत बल रेखा कोई नई चीज नहीं है, बस ये क्या है? काल्पनिक निष्कोण वक्र, काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता देती है। बस इतनी जरूरत है इसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए था ना अपने पास। अच्छा, तो एक मतलब ये बोल सकते हो उसका एक एप्लीकेशन तो ये भी अपने आप में कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता देते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, देखो यहाँ पर बोला है कि जिन पर एकांक धनावेश को गतिशील माना जाता है। अगर मान लीजिए एकांक धनावेश +1 जो है वो इधर ही मूव कर रहा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धनावेश की ओर, और ऋणावेश से, मतलब एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज धनावेश से दूर की ओर होती है, क्योंकि अगर धनावेश यहाँ पे है तो धनावेश से दूर की ओर, और ऋणावेश की अगर नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, -q, तो उस -q की ओर। तो इस पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, और धनावेश से दूर की ओर, ऋणावेश की ओर होती है, वो डायरेक्शन में याद रखनी होगी ये वाला पॉइंट जो अच्छा रहता है। अच्छा चलो, मैंने ये मिटा दिया, आप इसे बना लेना। ठीक है, लो ये वेक्टर और ये पॉइंट,
ये स्पर्शरेखा है, ठीक है, और किसको बता रही है, ये इसे क्या बोलोगे आप, इस वक्र को क्या बोलोगे, इसे बोला जाएगा वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा। अभी किसी का डाउट ये तो नहीं, निष्कोण क्या होता है, निष्कोण का मतलब होता है जिसका कोण फिक्स नहीं हो, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसे। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कहीं बन भी सकता है। अच्छा, दूसरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर होती है। मतलब ये जो हमने अभी बात की है बल रेखा की, जैसे धनावेश इधर चलता हुआ माना जाता है, तो धन आवेश देखो ये धनावेश अगर यहाँ है तो धनावेश से दूर की ओर, क्योंकि देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इसका मतलब क्या है कि धनावेश पे लगने वाला बल भी किधर होगा, इधर, क्योंकि E इक्वल्स टू कितना है, E इक्वल्स टू है F। अभी यही तो लिखा है, जब E इक्वल्स टू F, इसका मतलब ये हुआ कि बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, सेम, डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, धनावेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। ऐसे बोला जाता है धनावेश से दूर की ओर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, और ऋण आवेश की ओर मैं आपको ये बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेगा आपके लिए इस वीडियो में वो है ये, ठीक है ना, आप इसे तैयार करिएगा सबसे अच्छे से, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर होती है। नेक्स्ट वीडियो में ये पॉइंट सबसे ज्यादा काम आएगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इसमें, और वो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स। चलो, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से दूर की ओर एवं ऋणावेश की ओर होती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे दूर की ओर मानी जाती है और ऋणावेश की ओर मतलब नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। और एक पॉइंट ये बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं, और धनावेश से ये शुरू हो रही है, निकलती हुई दिख रही है, और ऋणावेश की ओर आकर ऋणावेश की ओर जाकर के खत्म हो रही है, जैसे धनावेश से ऋणावेश की ओर खत्म हुई ना। चलो ठीक है, तो ऐसा लग रहा है देखो जैसे ऋणावेश की ओर, देखो इन सभी की डायरेक्शन कैसे है, ऋणावेश की ओर, ये धनावेश से दूर की ओर, ठीक है। चलो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये वाली लाइंस को मैंने बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पर कितनी है, ये 3 है और मैं इनको 4 कर दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आवेश, ये वाला जो आवेश है इसको Q1 बोल देता हूँ और इसको Q2, तो ये Q1 जो बड़ा हो जाता है Q2 से, मतलब जितनी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती है वो आवेश उतना ही बड़ा माना जाता है। ये वाला कंसेप्ट एक बार आईडी ने पूछा था, ठीक है ना। चलो मैं इसे हटा दूं तो याद रखने का आईडी क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से। चलो हाँ, और वैद्युत बल रेखा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही रहता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो एक कटान बिंदु प्राप्त होगा जिस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं या दो दिशा होंगी जो कि असंभव है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी संभव होंगी, दो। जैसे कि एक बल रेखा ये है और एक है ये, ठीक है ना, मैंने इसे बोल दिया सपोज दैट L1 और इसको बोल दिया मैंने L2, दो वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इस पॉइंट पर एक जैसे स्पर्श रेखा खींची आपने इधर और एक स्पर्श रेखा खींची आपने इधर, ठीक है ना, तो E1 और इधर ये E2 और ये पॉइंट है आपका P, तो एक ही पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा इधर आ रही है और एक स्पर्श रेखा इधर आ रही है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी संभव हो गई, एक ये और दूसरी ये, जो कि असंभव होता है, ऐसा कैसा होता है, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब किसी एक ही पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं होती हैं, सिंपल बात, ठीक है ना। अच्छा, ये इम्पॉसिबल लिखा है यहाँ पर, ऐसा मत बोल देना आई एम पॉसिबल, अपना कंसेप्ट लगा दो, नहीं, इम्पॉसिबल का मतलब यहाँ पर इम्पॉसिबल से है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ कंसेप्ट हैं जो वैद्युत बल रेखाओं की, जैसे कि यह धातु के पृष्ठ में अंदर प्रवेश नहीं करती हैं या सतह के लंबवत होती हैं, ठीक है ना, तो आप उनको भी लिख सकते हो। पहला, ये कैसी होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती हैं, और दूसरा पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट और लिख लेना, अभी बोल दिया ना मैंने, क्या बोला मैंने, लिख लो। पहला, यह सतह के लंबवत होती हैं, और दूसरा यह पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है, धातु पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करती है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये 3 पॉइंट, ये 2 जो मैंने बोले अभी, ये 5 पॉइंट रहते हैं,
इनसे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।